रहीम वेव्स एंड ऑसिलेशंस के लेक्चर नंबर 19 में आज हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया होती है। पावर एनर्जी ओवर टाइम होता है, लिहाजा द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। The energy of light depends on both intensity and wavelength. SI unit intensity of light watt per meter square. अब analytical treatment of intensity of light. The light is a combination of time varying electric field and magnetic field. Generally, electric field component of light is considered because the effect of magnetic field on detector is very small. लाइट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मजमुआ होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। कंसिडर ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ टू स्लिट्स। ये S1 और S2 दो स्लिट्स हैं जिनके दरम्यान में फासला D है। ये स्क्रीन है इस साइड पर। लाइट S1 से ट्रेवल करती है, S2 से ट्रेवल करती है और स्क्रीन के ऊपर जो है वो कंबाइन हो जाती है। इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है मैक्सिमा और मिनिमा का। द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट E1 इमर्जिंग फ्रॉम S1, ये S1 से जो लाइट इमर्ज हो रही है क्योंकि वो टाइम वेरिंग है, साइन का कॉम्पोनेंट है, तो E1 इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट E2 ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम S2 है फेज डिफरेंस पाई। ये यहाँ से जो है वो ज़्यादा फासला तय करना पड़ता है। S2 से जो लाइट ट्रेवल करती है इतना फासला जो एक्स्ट्रा होता है, इससे फेज़ डिफरेंस पड़ जाता है। तो E2 इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई जो है वो फेज़ एंगल है। वेयर E0 इज एम्पलीट्यूड ऑफ ईच टाइम वेरिंग कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच टाइम वेरिंग कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोथ लाइट वेव्स आर आइडेंटिकल। अब इनका रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2। दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें E1 और E2 की, E0 जो है वो कॉमन कर दें और फिर ये सम है ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई का, इसको प्रोडक्ट में चेंज कर दें, फार्मूला लगा दें। तो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 कॉस 5/2 ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, अगर इंक्रीमेंट के अंदर माइनस आए कॉस के अंदर तो वो हज़म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर साइन हो तो फिर वो माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो E इक्वल टू 2E0 कॉस बीटा साइन ओमेगा टी प्लस बीटा इसके बराबर आ गया। तो E इक्वल टू ई थीटा साइन ओमेगा टी प्लस बीटा, और ये जो कॉफिशेंट है 2E0 कॉस बीटा ये ई थीटा के बराबर है। ये एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। द एम्पलीट्यूड ई थीटा ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय फेजर मेथड। इसको फेजर मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड था। द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का ये फार्मूला है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का ये फार्मूला E2 इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब फेजर डायग्राम ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, ये इसकी फेजर डायग्राम है। एम्पलीट्यूड जो है उसको फेजर वेक्टर से डिनोट करते हैं। ओमेगा टी जो है वो एंगल है जितनी रोटेशन हो रही है। रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है और इसका वाई एक्सिस के ऊपर जो कंपोनेंट बनेगा E1, ठीक है, वो फेजर वेक्टर होगा। द फेजर डायग्राम ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड E1 इज रिप्रेजेंटेड बाय फेजर वेक्टर। ये फेजर वेक्टर है। द फेजर वेक्टर रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एंगुलर वेलोसिटी। ये हमेशा इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। द अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोजेक्शन ऑफ दिस फेजर वेक्टर ऑन वर्टिकल एक्सिस। ये E1 की वैल्यू है। इसी तरह जो फेज़र सेकंड वेक्टर है उसका फेज़र वेक्टर जो है
वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये ई नॉट है ओमेगा टी, ये ई नॉट रोटेट कर गया है थ्रू एंगल फाई, तो ये टोटल एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस फाई, और इसका वर्टिकल के ऊपर ई टू कॉम्पोनेंट होगा। अब फेज़र डायग्राम ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज़र डायग्राम क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये पहला वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ई नॉट है, दूसरे वेक्टर को उठाकर इसके हेड के ऊपर रख दिया है ये, और वो सीधी लाइन जो वो फाई एंगल बना रहा था, और इसका एम्पलीट्यूड भी ई नॉट है। अब फर्स्ट की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिला दें तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसकी वैल्यू ई थीटा होगी। यहाँ से ये एंगल जो है ये बीटा है, ये एंगल भी बीटा है, क्योंकि ये दो साइड्स ट्रायंगल की बराबर हैं तो सामने वाले एंगल जो है वो बराबर होते हैं। ए सी जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, लिहाजा यहाँ से लेके ए ओ सी साइड जब ई थीटा बाई 2 हो गई, अगली साइड भी जो है वो हाफ हो गई। तो ये E1 वेक्टर है, और जब ये रिजल्टेंट बना देंगे तो इसकी वैल्यू जो है E2 हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है E2 है, और इन दोनों का सम जो है वो E के बराबर है। तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रीचेज एट स्क्रीन द ट्राइंगल ओ ए बी हैविंग साइड्स ई नॉट एंड ई थीटा is isosceles triangle because its two sides are equal. The interior angles of isosceles triangle are also equal as shown in figure. तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल से बीटा प्लस 180 माइनस फाइव इक्वल टू 180, तो बीटा इक्वल टू 5/2 निकलाएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल ओ ए बी जो है इसके तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के बराबर होता है। द राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी विद हाइपोटेन्यूस गिव्स ई थीटा ओवर 2 इक्वल टू ई नॉट कॉस बीटा। तो ट्राइंगल की ये वतर जो है वो ई नॉट कॉस बीटा के बराबर होगा। यहाँ से ई थीटा इक्वल टू ई नॉट कॉस बीटा निकला है। द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज सेम एज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से और फेज़र मेथड से हमने इक्वेशन 1 और 2 हासिल की, दोनों में एम्पलीट्यूड जो वो सेम आता है। अब इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये फार्मूले की हमने डेरिवेशन की है, इसको स्केयर कर दे दोनों तरफ, तो ये इक्वेशन 3 में स्केयर कर दें। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आई नॉट इक्वल टू कांस्टेंट के ई नॉट स्क्वायर। द इंटेंसिटी आई थीटा ऑफ रिजल्टेंट लाइट वेव ई थीटा इज गिवन एज आई थीटा इक्वल टू के ई थीटा स्क्वायर। अब आप दोनों को डिवाइड कर दें तो ये डिवाइड करके इक्वेशन 4 आ गई, ई थीटा स्क्वायर बटा ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू आई थीटा बटा आई नॉट। अब इक्वेशन 3 और 4 को आप कंपेयर कर लें, ये इक्वेशन 3 है, ये 4 है, उसकी लेफ़्ट साइड बराबर हैं, ये देखें ये लेफ़्ट साइड एक जैसी हैं, लिहाजा इसकी राइट साइड जो हैं ये बराबर होंगी। तो आई थीटा बटा आई नॉट इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लें दूसरी तरफ, तो आई थीटा इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 होगा। द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव डिपेंड्स अपॉन कॉस स्क्वायर फंक्शन कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। द इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन कॉस 5/2 इज अ मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ±1 होती है। लिहाजा पॉसिबल वैल्यूज़ जब 5/2 जो है उसकी कीमत आप यहाँ पर जो है वो इस फार्मूले में 0 लगाएंगे, पाई लगाएंगे, 2 पाई लगाएंगे, 3 पाई लगाएंगे, तो मैक्सिमम या तो आंसर +1 आएगा, क्योंकि cos 0 +1 होता है, cos पाई -1 होता है, तो +-1 जो है वो आंसर आएगा। 2 को दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये 0 1 टाइम्स 2 पाई, 2 टाइम्स 2 पाई, 3 टाइम्स 2 पाई, इसको हम m के बराबर लिख सकते हैं। m की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 है, तो ये इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं 2 पाई की। द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉरस्पॉन्ड टू ब्राइट फ्रिंजेस
आर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये फाई की वैल्यू जब m टाइम्स 2 पाई होगी, फेज डिफरेंस m इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा, तो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की ये कंडीशन होगी। जैसा कि मैं मालूम है कि पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंजेस के लिए m लैम्डा के बराबर होता है। तो द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज़ गिवन एज, ये कॉस की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दें +1 या -1, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इक्वल टू 4I0। Condition of minimum intensity. The intensity will be minimum when cos phi by 2 is minimum. The minimum value of cos phi by 2 is 0. और ये तब पॉसिबल होगा जब phi by 2 की वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 हो, या 3 पाई बाई 2 हो, या 5 पाई बाई 2 हो, या 7 पाई बाई 2 हो, एंड सो ऑन डॉटेड करते जाएं उस फार्मूले के अंदर, और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो फाई की ये वैल्यू आ जाएंगी। ये पाई के ऑड मल्टीपल्स हैं, 1 3 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, ये ऑड मल्टीपल्स हैं पाई के। इनको इन जनरल फार्मूले में हम यूँ लिख सकते हैं m+12 इंटू 2 पाई। m की कीमत 0 1, m की कीमत आप 0 लगाएं इस फार्मूले में, 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, तो आपको ऊपर वाली ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई मिल जाएंगे। द कंडीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग डार्क फ्रिंजेस आर डिस्ट्रक्टिव इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस m+12 लैम्डा। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि आप अगर 2 पाई को लैम्डा के साथ रिप्लेस कर देंगे तो फाई जो है वो पाथ डिफरेंस में, फेज डिफरेंस जो है वो पाथ डिफरेंस में तब्दील हो जाता है। और कॉस की वैल्यू आप 0 लगा दें, इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, तो इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो 0 होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो 4I0 है। आई थीटा इक्वल टू 4I0 जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और आई थीटा इक्वल टू 0 जो मिनिमम इंटेंसिटी है। ये एम की बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए है, इसलिए मैक्सिमम इंटरफेरेंस पैटर्न में m इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज़ जो है वो बनती हैं।